नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आइए शुरुआत करते हैं 24 की खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे और पीएम मोदी ने यहां पर मेहसाणा में भव्य स्वागत जब उनका किया गया तो उसके बाद कई बातें कही। प्रधानमंत्री ने यहां पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। और वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा जो की गई है, इससे आने वाले वक्त में किसानों को भी फायदा होगा और किसानों की किसानी भी मजबूत होगी। मन की बात एमा पण एनो उल्लेख कर्यो खरेखर ज अभूतपूर्व काम थयुं। मां अंबेना आशीर्वाद અને એની સાથે આજે લગભગ 6,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો છે। इस समय बीजेपी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे उसके नेता अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में जाकर। केरल सरकार की नीतियों के खिलाफ एनडीए के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि ये सरकार शराब की खपत को बढ़ाने में लगी हुई है, शामिल है और अवैध शराब वितरण की रक्षा के लिए भी काम किए जा रहे हैं। ये सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। This government is also involved in enhancing the alcohol consumption. They are there to protect illegal alcohol distribution. They are here to protect the people who are involved in illegal alcohol business, and that we have to understand. Friends, I would also like to say 2024 से पहले 2023 में राजनीति किसी भी मुद्दे पर हो जाती है। केरल में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से राजनीति भी गर्मा चुकी है। हालांकि ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसकी जांच भी की जा रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा आरोप लगा दिया और वो भी राहुल गांधी की पार्टी पर। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी जो वायनाड के सांसद हैं वो चुप क्यों हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें गुप्त रूप से सपोर्ट कर रही है। बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उसके पीछे आपको ये भी देखना होगा। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का आशीर्वाद और एक तरह से कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों की तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। अब दुर्घटनाएं हो जाती है तब भी राजनीति हो रही है देश में, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो 2024 के इलेक्शन में अलग अलग मुद्दे उठते हैं, तो इसमें रेलवे मंत्रालय को लेकर भी मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के रेल दुर्घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया और ये कह दिया कि ट्रेनों का पलटना, दुर्घटनाग्रस्त होना, ये तमाम घटनाएं सरकार की पोल खोल रही हैं। सुनवाते हैं अखिलेश यादव का बयान। पलटना, ट्रेनों का एक्सीडेंट होना, ये तमाम सरकार के दावों को पोल खोल रही है, जिसमें ये कहते थे समय समय पर कि उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर कोई चीज़ सामने से आएगी तो पता लग जाएगा। ये कैसा कवच है, जो कैसा ये टेक्नोलॉजी है जो इनको बचा नहीं पा रही। आखिरकार कहीं ना कहीं इसमें जनता के साथ उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा क्या कुछ कहती है, देखने वाली बात है। कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब राजनीति करना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि अगर स्थिति सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या बहाना है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये सुन रहा हूं कि पुलवामा में कुछ हुआ है। अगर ये सामान्य स्थिति है तो ठीक है, कुछ दिन पहले यहां पर एलजी आए थे, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में
दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज में हुआ सर। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। रजौरी जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहां या तो कोई घटना घटती है या कोई मध्य प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में जाकर यहां पर बुधनी विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले नर्मदा पूजन और उसके बाद सलकनपुर और उसके बाद जैत में अपने कुल देवी देवताओं का मैं पूजन करने आया हूं और फिर उसके बाद रोड शो भी उन्होंने किया तो सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने मंच पर कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने उनके साथ आई पत्नी साधना को भी इस पूजा में शामिल किया। करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए। इस दौरान उनकी ओर से कई बातें भी कही गई है। एक बड़ी परीक्षा है शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बेशक विधिवत रूप से उनको चेहरा फिर से घोषित ना किया गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो उनका जिम्मा है कि उनकी पार्टी को जीत यहां से दिलवाई जाए और बढ़ जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उनके बयान पर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूरा भरोसा है, वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। अब राजनाथ सिंह कुछ भी कहें उससे क्या फर्क पड़ता है, सुनवाते हैं कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज नामांकन भी भरा है ना, मैं नामांकन भर रहे हैं हमारे उम्मीदवार, उनको शुभकामनाएं देने में आया हूँ। राजनाथ सिंह सर कल आए थे इंदौर, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के महेंद्र सिंह धोनी है, शुरुआत कैसी भी हो लेकिन फिनिशिंग अच्छी करते हैं। फिर वो अब राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, वो किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखती है, मध्य प्रदेश के मतदाता तय। मध्य प्रदेश की तो आपने सुना कमलनाथ ने क्या कहा। ये केंद्रीय मंत्री जब आ रहे हैं प्रचार करने तो अब कमलनाथ को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया कि चुनाव की दृष्टि से गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा है और उनके 2 दिन पूरे भी हुए हैं और ऐसे में ग्वालियर संभाग के चुनाव के काम में वो लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने कर और चर्चा भी कर रहे हैं। पिछली बैठक में भी कामकाज पर बातचीत हुई थी, इस बात का ब्यौरा भी दिया गया क्योंकि ये इलेक्शन बड़ा है। दिवसीय दौरा चुनाव की दृष्टि से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है, जिसमें उनके 2 दिन पूरे हुए हैं और आज वो ग्वालियर भी पधार रहे हैं। ग्वालियर संभाग के जो चुनाव के काम में लगे उन सब कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। पहले भी बैठक हुई थी, उसमें जो कामकाज की बातचीत हुई थी उसकी समीक्षा भी की जाएगी और चुनाव तक क्या क्या करना। चुनाव से पहले दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि हम इंदौर की सभी 9 सीटें जीतेंगे, हम मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये भी कहा गया कि हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और विकास की लहर दौड़ेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। पीएम और बीजेपी जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की ओर फिर से कदम जनता आगे बढ़ाएगी। सीटों से जीत रहे हैं आप? देखिए, मैं नहीं, इंदौर के 9 ही सीट जीतेंगे हम और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई है। 160 से ज्यादा सीट हमारी आएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास का अंडर और मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं वो साफ दिखाई दे। और छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में भूपेश बघेल बहुत तैयारी के साथ कूद पड़े हैं। लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, हर दिन व्यस्त रहते हैं और जीत के दावे करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर फिर से सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्ग हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता से कोई वायदा नहीं किया। वे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता
उन पर भरोसा नहीं करती, उनकी गारंटी पर भी कोई भरोसा नहीं है। भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है और कांग्रेस सरकार की नेता भूपेश बघेल पर है। सुनिए भूपेश बघेल का ये बयान। मैदान में जा रहे हैं, है ना, तो लड़ने जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो उसके शुभकामना है, उसके आरती भोजन। वासुदेव चंद्रा उसको भारतीय जनता पार्टी को इस बार दुर्ग के किले को भेज देंगे। दुर्ग किले भेजना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र के नेताओं की भी नजर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बयान दिया। भूपेश बघेल के पीछे बीजेपी नेता हाथ धोकर पड़ चुके हैं और अब फडणवीस ने कहा है कि लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने 5 साल में क्या किया और जो गारंटी आपने दी थी उसमें से आपने पूरा क्या क्या किया, ये जनता को बताना चाहिए, फडणवीस की ओर से पूछा गया। इसलिए उठा रहे हैं कि यही गारंटी 5 साल पहले भी दी थी, तो पहले तो लोकतंत्र में जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसमें से आपने क्या पूरा किया, कौन से वादे आपने पूरे किए। हर चुनाव में नई गारंटी देना और उसको भूल जाना, और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, ये परिस्थिति राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से गारंटियां दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ। इनकी एक गारंटी पक्की है। बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में एक कार्यक्रम में ये कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने यहां का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर दी थी। वो और उनके भाई जब भी जाते हैं तो राजस्थान की जनता से कुछ ना कुछ वायदा जरूर करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अपना वायदा निभाएंगे। 5 साल के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के कारण लगातार महिलाएं चिंता खुद जता रही हैं। लोग अपने परिवार की महिलाओं के लिए डरे हुए हैं। ये तो डर लगता है क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जैसे वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, तो जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। इलेक्शन में ईडी का जिक्र भी हो जाता है, तो ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर भी बीजेपी के सांसद अब पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सांसद रामचरण बोहरा ने इस पर बयान दिया और कहा कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और अगर उन्हें कोई भी सुराग मिलता है तो उन्हें तलाशी लेने का पूरा अधिकार है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने खुद को कंगाल घोषित किया, तो वो किस बात से डर रही है? इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको हर जगह कोई क्लू मिलता है तो उसको सर्च करने का अधिकार है। बार बार मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी कभी किसी को कुत्ता बताया जा रहा है, कभी किसी को और कोई संज्ञा देकर बात की जा रही है, किसी को नकारा कहा जा रहा है। अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से अपने आप को कंगाल घोषित कर रखा है कि मैं सबसे बड़ा कंगाल हूँ, सबसे बड़ा गरीब हूँ, फिर उस बात को उनको डर किस बात का है, चाहे वो वैभव का अपना उनके पुत्र की बात हो। कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत कर रही हैं और दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना कुनबा फिर से बढ़ाने का प्रयास भी किया है। उसमें कुछ हद तक कामयाबी दीपेंद्र हुड्डा को मिल रही है। 45 मौजूदा सरपंच कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाकायदा से बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का इसमें बड़ा हाथ रहा और कांग्रेस उन्होंने इन सभी नेताओं को, सरपंचों को ज्वाइन कराई। अब तक ये बताया गया कि 35 के लगभग पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कई दलों से पदाधिकारी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की जो कोशिश दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, तो उनका फायदा कैसे होने वाला आने वाले वक्त में, ये सवाल बड़ा है। संगठन को मजबूती देना एक बड़ी कोशिश तो नेताओं की तरफ से होती है, लेकिन कुनबा बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। के करीब मौजूदा सरपंच हमारे दादरी जिले से, इसी रूप से लगभग 20 से करीब और रोहतक से एक खबर ये सामने आई कि आने वाले वक्त के लिए अब
नायब सिंह सैनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। पद ग्रहण समारोह उनका था, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खास तौर पर मौजूद थे। नायब सिंह सैनी पर बोलते हुए उन्होंने कई बातें कही। नायब सैनी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं। मुख्यमंत्री ओपी धनखड़ यहां शामिल थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुन लेते हैं। बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का ये दिन, सुअवसर, एक आनंदमय ये दिन। 30 अक्टूबर नए प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने बागडोर संभाली है। मैं हरियाणा के सब कार्यकर्ताओं की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पूर्व अध्यक्ष जितने भी रहे, जब जब चाहे संगठन मंत्री के नाते मुझे दायित्व था, चाहे अन्य ने दायित्व देश भर में काम करने का मौका। इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी मौजूद थे। पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर उन्होंने बयान दिया और कह दिया कि कई लोग इस पर सवाल उठा रहे थे और अब तक 76 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए हैं। इसके लिए ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और ये भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी का संगठन जमीनी स्तर पर भी और मजबूत होगा। ये बहुत सारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, इनको नहीं जच रही थी कि पन्ना प्रमुख हम करा सकते हैं। इन्होंने अकेले अकेले मुझे कहा है, लेकिन आज 76 पन्ना प्रमुख बनाकर सम्मेलन कराकर बैठे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, केवल जिला अध्यक्षों का नहीं, मेरी प्रदेश के पदाधिकारियों का नहीं, मंडल अध्यक्षों का भी, शक्ति केंद्र के प्रमुखों का भी और बूथ के त्रिदेव का भी। और वहीं बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने अपना पदभार संभाला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओपी धनखड़ के सामने क्या कहा, 2024 से पहले वो भी सुन लीजिए। मुझे इस बात का गर्व भी है कि दोनों सरकारों ने जो लोगों की सुविधाओं के लिए इस देश की नया आयाम देने के लिए, हरियाणा का समान रूप से विकास करने के लिए, भाइयों, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये कोई शब्द नहीं है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसको धरातल के ऊपर उतारने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आज हरियाणा के लाखों कार्यकर्ता हूं। एक तरफ बीजेपी की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तैयारी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी इन दिनों हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करें। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। अलग अलग जगह कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। करनाल पहुंचे थे दीपक बाबरिया, यहां पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। खासकर करनाल की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पहुंचे और यहां पर दीपक बाबरिया ने पूरे प्रदेश के पंजाबी समाज से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, शमशेर सिंह गोगी, अशोक अरोड़ा भी पहुंचे थे। दीपक बाबरिया ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। बाजी जो है, आप जिसको गुटबाजी कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो वर्करों का एंथुसियाज्म है और जब एक परिवर्तन आने की संकेत जब मिलते हैं तो वो एंथुसियाज्म बहुत बढ़ जाता है, तो वो तरीके से वो चलते हैं और ऑटोमेटिक जो है शांत भी हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक। और वहीं दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कह दिया कि बीजेपी का अंदरूनी विषय किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, किसे हटाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल से लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी की मैं समझता हूं कि आज हमारी रणनीति केवल हरियाणा के भविष्य के लिए, हर वर्ग के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये जो नकारा सरकार जिसकी कार्यकाल में आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में देश में नंबर 1 हो गया है, भ्रष्टाचार में हरियाणा देश में सबसे कलंकित राज्य बन गया है। आज जिस सरकार के अहंकार की वजह से हर वर्ग को आंदोलन करना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार इस सरकार ने किया हो, ऐसी सरकार से जनता जब इतनी दुखी हो जाए, दोबारा से हरियाणा को विकास की पटरी पे,
उज्जवल भविष्य की रास्ते पे लेके जाएं। पॉल्यूशन पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। 2024 से पहले साल 2023 के अंत में इस पर खूब बयानबाजी हो रही है। पॉल्यूशन पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया और कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 हरियाणा के शहर क्यों हैं। आज सुबह जब आप उठे, जब हरियाणा के लोग उठे, तो पूरे देश के सबसे प्रदूषित 12 शहरों में से 6 शहर हरियाणा के थे। आखिर क्यों हरियाणा के लोगों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? आखिर आपकी सरकार ने प्रदूषण से संबंधित प्रबंधन का कोई भी इंतजाम क्यों नहीं किया? आपकी सरकार में प्रदूषण लगातार हरियाणा के अंदर क्यों बढ़ता चला गया? दिल्ली में इतनी डेंस पॉपुलेशन है, उसके बावजूद पिछले 8 सालों में दिल्ली के अंदर 30% तक प्रदूषण। लखनऊ में समाजवादी पीडीए यात्रा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये यात्रा आज से शुरू नहीं हुई, आज राजधानी लखनऊ में आई है और मैं इस यात्रा में शामिल हो रहा हूं। पिछले कई दिनों से समाजवादी साथी लगातार ये यात्रा कर रहे हैं और 5000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि उनका संगठन और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। देखिए, ये यात्रा कोई आज शुरू नहीं हुई है, आज लखनऊ आई है राजधानी, इसमें शामिल हो रहा हूँ। पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं। समाजवादी साथी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, पदयात्रा की है, साइकिल से चले हैं। पार्टी के विधायक, पार्टी के संगठन के लोग, पार्टी के नेता हर जगह अपने जिलों में शामिल हुए हैं और उसका परिणाम ये है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और पार्टी को समर्थन मिल रहा है। मुझे उम्मीद है इनका समर्थन मिलेगा और समर्थन मिलने के समाजवादी पीडीए यात्रा पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यात्राएं करनी चाहिए और लगातार करती रहनी भी चाहिए। जनता के बीच में जाइए और उन्हें जोड़िए, लेकिन शासन में रहते हुए अगर समाजवादी पार्टी पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लिए काम नहीं कर पाई तो आपके कार्यकाल में लोगों को कहीं ना कहीं खोट तो नजर आएगी। आपको जो काम करने चाहिए थे वो आप नहीं कर पाए, इस तरह से निशाना साधा गया। ऐसा करना जी, ठीक है, आप यात्राएं करिए, हम करना चाहिए और लगातार उस पर करते रहना चाहिए। यात्राएं करिए, उनके बीच में जाइए, उनको जोड़िए, पर शासन में रहते हुए जो दल शासन में रहा, ये लोग तो विगत अभी 5-6 साल 7 साल पहले तक लगातार शासन में रहे हैं, तो सरकार में रहते हुए अगर चीज़ों को आपने उनके को नहीं मदद किया, उनको नहीं जोड़ पाए, या पिछड़ी जात या अति पिछड़ी जात जो थी उसके लिए आप काम नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके कार्य करने में कहीं न कहीं लोगों को खोट समझ में आएगा। केंद्रीय स्तर पर विपक्ष ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिस पर अब बीजेपी के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। बुलंदशहर पहुंचे बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वही बृजभूषण जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, अब गठबंधन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र खतरे में नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है, यह स्वार्थ का गठबंधन है। इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था, लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब जी को जो हमने विधानसभा दी थी हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। 13 तारीख से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभाओं का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलौर,
पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं, ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल। 24 के खबर में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।